हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश जोशी और आजकल हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले इस चैप्टर से 2 लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने आयनिक बॉन्ड को समझा था कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है या फिर उसके बनने की कंडीशंस क्या होती हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आपसी आदान प्रदान होता है या फिर उससे रिलेटेड जो एनर्जी के टर्म्स आए थे, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं, उससे रिलेटेड लैटिस एनर्जी उसको भी हमने समझा था। और फिर लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए जो बॉर्न हैबर साइकिल, क्योंकि हमें पता है कि लैटिस एनर्जी का कोई डायरेक्ट मेथड उसको निकालने का नहीं है, तो इनडायरेक्टली लैटिस एनर्जी को बॉर्न हैबर साइकिल जो हमने कल डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, उसको हमने समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में बहुत सा डिफरेंस है जिसको हम समझेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल को M से डिनोट कर रहा हूं, नॉन मेटल के बीच में बनता है। और दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट थी वो ये था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, यानी कि मेटल से नॉन मेटल में। वो हम मेरे लेक्चर नंबर 2 में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो इसका फॉर्मेशन होता है वह हमेशा 2 नॉन मेटल के बीच में होता है। यानी कि ये जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। दूसरी बात, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, किस प्रकार से बनता है, नॉन मेटल में किस प्रकार से बनता है। तो मैंने जनरली, आप आगे के लेक्चर में देखेंगे, जो नॉन मेटल्स होती हैं मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी। नॉन मेटल्स जो होती हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि इनके आधार पर यह अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। और पूरा अष्टक कब करेंगे? या तो फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, या फिर हो सकता है यह किसी दूसरे एटम के साथ या दूसरी नॉन मेटल के साथ आपसी साझेदारी करें। तो हम समझने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेम और डिफरेंट नॉन मेटल ऑफ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, यहां पे एक तो मैंने कहा कि या तो फिर हो सकता है 2 सेम नॉन मेटल हो, या फिर हो सकता है डिफरेंट नॉन मेटल हो, उनके बीच में आपसी साझेदारी, इक्वल शेयरिंग की बात हो रही है, उसके द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बेहतर ढंग से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल का जो सबसे प्रथम सदस्य है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बीच में क्या होगी? 1 होगी। तो जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अगर दूसरा भी हम यहां से हाइड्रोजन लेते हैं तो सेम एटम है,
यानी कि मेटल, नॉन मेटल ये भी, नॉन मेटल ये भी, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक होगा। अब देखिए इसको अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से इसमें शो कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ये, इसका इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैंने पहले भी जिक्र करता आया हूं, जैसा आपको पता है कि कोई भी एटम अपने को स्टेबल स्टेट में पहुंचाना चाहता है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और जो इसका नजदीकी केवल ये एक्सेप्शन मात्र भी है। क्यों? क्योंकि और जितने भी एलिमेंट हैं, एटम हैं, वो अपना अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो हाइड्रोजन है यह अपने जो नजदीकी, जो नियरेस्ट इसका इनर्ट गैस है वो कौन सी है, हीलियम है, इसके बराबर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 या 2। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त करता है तो यह अपनी हीलियम के बराबर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। तो क्या होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को आपस में अपना क्या करने की जरूरत है, जो डुप्लेट स्टेट होती है या जो हीलियम के बराबर स्थायी संरचना प्राप्त करते हैं, यह अपने एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें बराबर की साझेदारी होती है। साझेदारी कैसी होगी, ये जो हाइड्रोजन है यह इस दूसरे हाइड्रोजन के साथ इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देगा। और ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड में अगर इसने इसके साथ साझेदारी का मतलब भी होता है इक्वल शेयरिंग। अगर इसने इसका इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अपना काम पूरा कर लिया, यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम, जो ये H2 का मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए। सिंगल बॉन्ड से मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या हुई है, साझेदारी। इसको हम इनको जो ये यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन छिपे हैं, इसको हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का एक युग्म है जो अभी ऐसा शो हो रहा है, इसको हम यहां पर इस ढंग से भी शो कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों देखना यहां पर बिल्कुल आपस में दोनों के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। यानी कि जो दूरी इससे यहां होगी वो इतनी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर दोनों क्या है, सेम नॉन मेटल है। क्लियर? अब हम समझेंगे, अगर हम 2 डिफरेंट नॉन मेटल की बात करते हैं और उनकी आपस में शेयरिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए हम एक दूसरे एग्जाम्पल का जिक्र करना चाहेंगे, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl में क्या हुआ होगा, HCl में 2 नॉन मेटल्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर 17 होगी, और जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यह एसपीडीएफ में है। अगर हम इसको जनरली लिखें तो हम इसको इस ढंग से लिखते हैं। देखो, एक, क्योंकि ये शेल आपकी बता रही है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। पहले सेल में कितने हैं, 2, ये आपकी 2 है ना, तो ये सेकंड सेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8। ये थर्ड सेल है 6, 3p, इसका 5 होगा ना, 5 और 2 7, यानी कि 2, 8 और 7 टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे होंगे, इसको अपना ऑक्टेट जो इसके नजदीकी
इनर्ट गैस है जिसे हम आर्गन के नाम से जानते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है, इसको प्राप्त करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और इसको अपने हीलियम के नजदीक पहुंचने के लिए भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैं यहां पे शो करने वाला हूं, आगे की बात नहीं, केवल यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्योंकि इसमें तो एक ही है, तो ऑब्वियसली एक ही आएगा। यहां पर क्लोरीन के साथ कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से शो कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 2 डिफरेंट नॉन मेटल है और इनकी भी बराबर की साझेदारी होने वाली है। वही स्थिति होगी, ये क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के लेकर के साझेदारी का काम करेगा और क्लोरीन भी, क्योंकि इक्वल शेयरिंग होगी, तो यहां पर भी क्या होगी, क्लियर है। तो डिफरेंट नॉन मेटल, लेकिन शेयरिंग कितने कितने की हो रही है। अब इसने अपने जो जो नियरेस्ट इसका इनर्ट गैस है, जिसे हम हीलियम कहते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, इसने ये कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर दिया है और क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन की इसके साथ साझेदारी करके इसके जो यहां पर देखेंगे आप, इसके अंदर, इस ओवल शेप के अंदर, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8। तो इस प्रकार से इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी आपको केवल एक सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है। तो ये बॉन्ड है, ये यहां पर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर। आगे बात करते हैं हम इस HCl पे जो इलेक्ट्रॉन को हमने दिखाया था, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और इसमें आपको एक अलग सी डेफिनेशन भी सामने आएगी और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हुई वो एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई, ये हुई थी। इसको हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी आपने क्या देखा, यहां पर देख रहे हैं आप, जो ये शेयरिंग पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अभी बीच में आपको दिखाई प्रतीत हो रहा है और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हकीकत में ये बीच में नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कौन सा है, ये वाले, ये जो बीच में जो शेयरिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, जिसको आप बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या हम इसको, ये छिपा रहता है यहाँ पे, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को मैंने शो करने की कोशिश की है। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह थोड़ा सा इसके तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो बॉन्ड पेयर है, इतना ना दिखाओ तो कम से कम इतना, यानी कि ये जो दूरी है और ये दूरी है, तो आपको ये दूरी कम लगेगी, ये ज्यादा लगेगी। क्या कि ये जो बोथ जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहां की तरफ जा रहे हैं, क्लोरीन की तरफ। और इससे आपको एक डेफिनेशन क्लियर होती है, जिसको हम समझने वाले हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। यह क्यों होता है, यह इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण होता है, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है। अब क्या होता है, इसके लिए हम एक डेफिनेशन समझने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कोशिश करेंगे और मैं एग्जांपल के थ्रू समझ लूंगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, फिर से बोल रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself is known as electronegativity.
नेगेटिविटी या इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसकी यह जो टेंडेंसी है इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है, उनमें दो डिफरेंट एटम, क्योंकि सेम के साथ तो कंडीशन होगी ही नहीं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको H2 मॉलिक्यूल का दिया था, तो वहां पर ये जो बोथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल सेंटर में होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। यहां पर डिफरेंट एटम हो गए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट कंपाउंड या इन ए मॉलिक्यूल या क्लोरीन, ये एटम की टेंडेंसी हो रही है टू अट्रैक्ट, आकर्षित करना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि इसकी वह प्रवृत्ति जिसके कारण यह अपने जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको अपने तरफ खींचने की जो यह इसका गुण है, उसे हम क्या नाम कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर क्लोरीन की ज्यादा है। और आपको मैं बता दूं, जो क्लोरीन जो है यह पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप का मेंबर है। जो पीरियोडिक टेबल आपकी होती है कुछ इस तरह की होती है। यहां पर आपको पता चलता है ये एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पहला दूसरा ग्रुप यहां पर, तीसरा से लेकर के 11वां ग्रुप तक, 12वां ग्रुप तक यहां, और फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो इसका स्थान यहां पर है 17 ग्रुप में। और इसको ये एक हैलोजन है, यानी कि इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, एस्टेटीन को तो हम रेडियो एक्टिव के नाम से जानते हैं, लेकिन जो यहां पर देख रहे हैं आप, इनकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और जब पीरियोडिक टेबल की बात आ रही है, तो पीरियोडिक टेबल में ये जो मैं बना रहा हूं, ये आपके पीरियड्स है, और ये ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्या होंगे, ग्रुप होंगे। तो ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी का जो गुण है, कैरेक्टर है, वो है इंक्रीज अलोंग द पीरियड, यानी कि, या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां से हम क्या हुए, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण जो होता है बढ़ता है। तो यहां से आएंगे जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे चलते रहेंगे। बीच में डी ब्लॉक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, उससे लेकर के जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपके डी ब्लॉक हो गए। पी ब्लॉक में आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से लेकर के यहां तक जो इनर्ट गैस होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रीडान, उनके साथ जो होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो हम उनसे, ये जो 17 ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप तो अपने आप में इनर्ट है, उसकी तो चर्चा नहीं करेंगे, क्लियर। तो उससे पहले जो ग्रुप होता है, तो उसमें किसका नंबर सबसे पहले आ रहा है, फ्लोरीन का। इसलिए पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना गया होता है, यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन, बोथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक इसके उल्टा आपका क्या होता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और यहां पर जो फर्स्ट मेंबर है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव, उसके बाद नंबर आता है सीजियम का। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज along the period and increase down the group। ठीक है, इंक्रीज करना डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीजियम की। क्यों? क्योंकि फ्रेंशियम को क्यों नहीं बोल रहा हूं, रेडियो एक्टिव है, वहां पे आपस में डिके होता रहता है, उसको आप अलग कर लो। तो उससे पहले सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 55, तो ये आपस में, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट यहां तो इंक्रीज कर रहा है, यहां डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सा सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये वाला। तो होता भी है, जो सीजियम होता है यह पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये मैटर है, और क्योंकि
और आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, जितने जल्दी हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, निकालें। हाइड्रोजन से लेकर, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसका स्थान पीरियोडिक टेबल, अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पर क्यों रख दिया, तो ये इसका स्थान अनिश्चित है, इसको कभी हाइड्रोजन के साथ में स्थान दिया गया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कारण, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण इसका स्थान वैसे निश्चित नहीं है, फिर भी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे दिखा, तो उसको छोड़ो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिनिशियम, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा सा समझ लीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जहां पे बात आ रही है, तो आप अगर देखेंगे भी और हम प्रैक्टिकली देखें यहाँ पे समझ करके, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका न्यूक्लियस होता है और ये आपकी क्या होती है, ऑर्बिट। क्योंकि नीचे जाने पर इनमें प्रत्येक एक एक कक्षा की वृद्धि होती है। अगर 1s2 है तो 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, फिर ऐसे, तो लास्ट में सीजियम का नंबर इतना आएगा। यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी दूरी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा बढ़ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाएगा। यानी कि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा, और यह यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है। तो आपने देखा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का क्या रोल प्ले करता है वो आपने समझा। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम दूसरे इसके टॉपिक में पहुंचने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, ये तो सिंगल बॉन्ड की बात हुई, इलेक्ट्रॉन जो आपने देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी और सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। वैसे आपको आइडिया आ गया होगा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है इसका 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसमें 8। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p, ठीक है। यानी कि इसमें पहला कोष या शेल, दूसरा 2 और 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने इसके शो कर दिए 1 2 3 4 5 6। कौन से वाले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरे ऑक्सीजन की बात करें तो सेम, क्योंकि सेम एटम है, तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहेगा, ये आपस में इक्वल शेयरिंग करते हैं, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की लीड है, इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर दी, क्योंकि इक्वल शेयरिंग होगी तो ये भी शेयरिंग करेंगे। इसके पास भी अब 6 और 2 8 हो गए, इसके पास भी 6 और 2 8 हो गए, बराबर की साझेदारी हो गई। तो ऑक्सीजन के 2 जो एटम होते हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड के द्वारा इसीलिए जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? ऐसी बात अगर नाइट्रोजन की करें, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 5। अगले नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे 5। नियरेस्ट इनर्ट गैस है इसकी नियोन, जिसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको अभी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। यह दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एन और दूसरा एन, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो ये एन था। तो ये चीज थी कोवेलेंट बॉन्ड की। अब इसका निचोड़ जो हम कहेंगे, हमने क्या देखा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन हैं वो क्या क्या हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस किस के बीच में होता है, नॉन मेटल के बीच में होता है। दूसरा अगर आप देखें वो 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर मैं कहूंगा कि जनरली कोवेलेंट जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में होता है।
जनरली जो होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वह मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो दो नॉन मेटल, चाहे ए और बी की बात हुई, ये सपोज एक नॉन मेटल है, ये एक दूसरी नॉन मेटल है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, वह 1.8 या फिर इससे कम, 1.8 या फिर इससे कम, 1.8 या इससे कम का गैप होना चाहिए दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर इससे ज्यादा का डिफरेंस आता है तो देखा गया कि उस समय कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इतनी सी बात आपको आज कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता चली है। हमने आयनिक बॉन्ड समझ लिया है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड समझ लिया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको हम एक साथ कुछ एमसीक्यू लेकर मैं एक अलग से लेक्चर में आऊंगा और उसका जिक्र करेंगे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहां पर इस केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है उसका हम जिक्र करने वाले हैं। नाम है कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब थोड़ा सा लग रहा है कुछ की अलग क्यों बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड और बात आ रही है कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो कुछ चेंजिंग आ रहा है। भाई हमने पहले ही समझाया कि आयनिक बॉन्ड का कब बनता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब है आयंस का बनना और फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। ये चौक देख रहे हो आप, सॉलिड पार्टिकल है, कहीं ना कहीं इनमें से जो इसके जो आपस में कैटायन आयनाइंस है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ होगा और फिर ये एक सॉलिड पार्टिकल बना। क्लियर? लेकिन देखा गया है कि आयनिक बॉन्ड में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। वो कैसे, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपके सिलेबस में एक रूल्स है जिसका नाम है फजान्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसको हम इसी में समझेंगे। इसने बहुत, क्योंकि ये इस रूल ने हमें बताया है कि आयनिक का जो कंपाउंड होते हैं उनका हम कोवेलेंट कैरेक्टर किस प्रकार से बता सकते हैं। भले ही इसकी थोड़ा सा लिमिटेशन भी है कि इसने एक मतलब हम सीधा डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसका आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, मतलब क्वांटिटेटिव वैल्यू हम बता नहीं सकते इस रूल के आधार पर। हम क्या बता सकते हैं, क्वालिटेटिव वैल्यू बता सकते हैं, या फिर दो कंपाउंड के बीच में हम कंपैरिजन पता कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है कौन कम। ये इस रूल्स की बात है। अब ये नियम होता क्या है या फिर हमें कैसे हमें पता करना है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह कैटायन और एनायन के बीच में होता है, क्योंकि हम अपने पहले लेक्चर में पढ़े हैं। अगर ये कैटायन है, अगर ये कैटायन है और ये एनायन है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक होता है भाई बिल्कुल। ये आपस में क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, आ गए नजदीक, बिल्कुल ये देखो नजदीक आ गए, ठीक। वो तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इनमें क्या होता है, जो आयंस जो एनायन होता है इसका साइज जनरली कैटायन से क्या होता है, बड़ा होता है। ध्यान रखना, और वैसे भी होता है, उसको मैं समझाने की कोशिश भी करने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये कैटायन का साइज कम है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो इलेक्ट्रॉन क्लोड कुछ कम बनेगा, ठीक है तो ये कैटायन, लेकिन इतना आपने भी, क्योंकि न्यूक्लियस होगा और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, है ना। यहां पर ये एनायन है, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन क्या होता है
ये जो इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लोड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लोड कुछ शिफ्ट हो जाता है इधर की तरफ। कहाँ की तरफ? ये धकेल दिए जाते हैं, ये पहुंचते हैं। अपने आप में तो ये अट्रैक्शन तो एक होता ही है, वो तो कैटायन और एनायन के बीच में होता है। लेकिन जो एनायन में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके भी जो इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इस तरफ से ये इधर की तरफ मूव करते हैं। कितना? अपने इस इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी तरफ। तो कुछ इसमें जो ये तो कैटायन है, और जो ये अभी स्फेरिकल इन शेप है, ये कुछ इस तरह से बन जाता है। कैसे? पहले इसको होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये डिफॉर्म कर जाता है अपने को, इस पे डेफिनेशन हो जाता है, इस पे एक प्रकार से संकुचन सा हो जाता है, और ये इस तरह से एक शेप हो जाता है। तो इसमें एक प्रकार से पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलराइजेशन इसका। क्लियर? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, इतनी गारंटी देते हैं। तो यहाँ पे इसका एक प्रकार से पोलराइजेशन होता है। अब पोलर का फॉर्मेशन, पोलर फॉर्मेशन यानी कि एनायंस जो हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लॉड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इनका जो आपका गैप है ज्यादा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल कम है। तो एक प्रकार से पोलराइजेशन हो जाता है। और ये पोलराइजेशन कौन करता है? ये करता है कैटायन। तो यहाँ पर दो टर्म्स आपके सामने आएंगे। एक तो आएगा यहां पर एनायन का, तो आएगा ये एनायन है, ये कैटायन है, पोलराइजेशन। ठीक है, इसको जेड पोलराइजेशन इस ढंग से भी लिख सकते हो। और इसकी, क्योंकि ये इसका पोलराइजेशन कर रहा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर, और यही इसका मेन फंडा है इस रूल का। यानी कि अजान्स ने ये दो बातों पे बहुत ही क्या किया था, ये दो ही चीजें तो इस रूल में बताई है। क्या बताई है? कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, और एनायन का क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। इस आधार पर ये क्या होता है, आगे इसी की बात करते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर को समझाने के लिए ये रूल आया है, ये आपने समझा है। और इसमें आपने देखा है कि कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है। थोड़ा सा अगर हम इसको समझ लें तो हमें और बेहतर समझने में कि आएगा। क्या कि अगर नॉर्मल से हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो जनरली क्या होता है कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैं यहां पर क्लोरीन के न्यूट्रल एटम और क्लोरीन के आयन की बात करता हूं, पोटेशियम के न्यूट्रल एटम, पोटेशियम के आयन की बात करता हूं, कैल्शियम के न्यूट्रल एटम, कैल्शियम के +2 आयन की बात करता हूं। और हमें पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के स्टैंडर्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे गए हैं, और पूछा जाएगा कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनके साइज का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप बताइए, तो आप कैसे बताएं? ठीक है ना। आप अगर देखेंगे क्लोरीन है, जनरली जो न्यूट्रल एटम है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन और 20, और क्योंकि एटॉमिक नंबर है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 70, 90 और 20। लेकिन जब ये आयंस बना रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 होंगे कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉन 19 है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसमें भी कितने हो जाएंगे? 18। इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसमें भी कितने हो जाएंगे? यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अब क्या हो गई? और अब पूछा गया है आपको कि अगर पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+ और क्लोरीन माइनस, इनकी बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? अगर ये क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का जो ये पहले जो, क्योंकि न्यूट्रल एटम जो क्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17,
हम सीधे इसको इनके थ्रू दिखाते हैं। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, ऑब्वियसली 70। अब इसके बाद इसकी एक कोश, दूसरा, तीसरा, 2, 8, और जो ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं इनको मैं अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं अब इसमें क्लोरीन ने अपना एक क्या किया है, आयंस का फॉर्मेशन किया है, क्लोराइड आयन बना है। क्लोराइड आयन जब बनेगा तो प्रोटॉन तो इसमें तो, क्योंकि प्रोटॉन पे तो कोई अंतर नहीं आएगा, न्यूट्रॉन भी जितने होंगे वो तो निकल जाते हैं आपके मास नंबर के थ्रू, और फिर वही 2 8 और फिर आगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि यहां पर तो 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या स्थिति होती है, इलेक्ट्रॉन के आपस में जो इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, तो और प्रोटॉन भी है, तो एक तो इसमें एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, आपस में क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, साइज कम करने की कोशिश होगी। साथ में जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में आपस में, क्योंकि दोनों निगेटिवली चार्ज है, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। यहां पर भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में खुद भी चक्कर लगाते, एक तो पूरा चक्कर में लगाते हैं, एक अपने राउंड में घूमते हैं इस तरह अपने, जहां भी ये ठीक, इसकी और इसकी सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके बीच में जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर भी तो रिपल्सन होगा। क्लियर? तो यहां पर रिपल्सन हो रहा है। यहां की बात करें तो इसकी कंपैरिजन इसके साथ करें तो प्रोटॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन इनका जो रिपल्सन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इनका जो रिपल्सन होता है वो क्या इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो आपस में जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे तो भाई 7 से पहले एक दूसरा जबरदस्ती वहां पे घुस गया है, तो आपस में उनका डिफरेंस कम होगा, उनकी लेंथ जो उनकी आपस में दूरी रहेगी वो इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो उनको क्या करेगा, वो पहले तो घुसने को रिपल्सन हो जाएगा, उसका साइज में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्लोरीन की बात हो गई। अगर हम इसकी बात करें या इससे पहले पोटेशियम की बात करें, इसी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पोटेशियम की बात करें तो यहां पर 2 8 8 और 1 ऐसे तो होगा, यानी कि यहां पर एक दूसरी कक्षा भी है। ध्यान रखना इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये कक्षा तो पहले ही खत्म हो चुकी है, रहेंगे तो 8 ही, लेकिन यहां पर प्रोटॉन की संख्या एक इससे ज्यादा है, इसकी तो 17 थी, यहां पे प्रोटॉन कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहां पर इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी कि रिपल्सन की कंपैरिजन में अट्रैक्शन ज्यादा प्रभावी होता है, डोमिनेट कर जाता है, और ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा तो ये इसकी स्ट्रक्चर ये क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इसमें, और इसके कंपैरिजन यानी कि क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में पोटेशियम का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उससे ज्यादा छोटा अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम 2+ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रॉन तो 18 ही है, लेकिन यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और 20 हो जाएगी तो यहां पर इसके कंपैरिजन, इनके पोटेशियम के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो साइज का जो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा Cl-, इससे कम K+, और इससे कम Ca। क्लियर? अब बात आती है फजांस रूल की, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको क्योंकि समझाने की कोशिश की है, और छोटी छोटी चीजें अगर आपकी क्लियर हो जाती है, क्योंकि फजांस ने क्या कहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करी है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसने आयनिक कंपाउंड की बात करी है, और उसने एक तो बताया था कि एनायन की जो होता है वो पोलराइजेशन होता है, और उसका पोलराइजेशन कौन करता है, पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की। तो इसमें 3 जो बातें सामने आई है वो हम सामने पहले कैटायन की करेंगे और फिर एनायन की करेंगे। तो कैटायन के लिए फर्स्ट बात क्या है, साइज ऑफ एटम।
क्योंकि हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए जो डिपेंड फैक्टर होते हैं, पहला जो है वो साइज ऑफ कैटायन। यानी कि आप इतना याद रखना, फजांस ने कहा है कि जितना छोटा, फिर से ध्यान रखना, जितना छोटा साइज कैटायन का होगा वह उतना ज्यादा क्या करेगा, पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा करेगा। तो साइज छोटा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। छोटा, स्मॉल इन साइज, किसकी, कैटायन की बात। ठीक है। दूसरा टर्म आया था कैटायन के लिए, चार्ज ऑफ कैटायन। क्योंकि कैटायन हो सकता है, क्योंकि एल्कली मेटल की बात करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, या फिर आपके 13 ग्रुप के मेंबर की बात करें, चाहे Na+ की बात कर रहे हैं हम, या Mg2+ की बात कर रहे हैं हम, या Al3+ की बात कर रहे हैं, ये एक ही पीरियड के मेंबर हैं। तो चार्ज ऑफ कैटायन की बात कर रहे हैं। देखो चार्ज का डिफरेंस है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो चार्ज ऑफ कैटायन में अगर आप समझेंगे तो मोर चार्ज, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना, दो चीज सामने आ गई। जितना छोटा साइज ऑफ कैटायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसमें एक किताबों में एक चीज और भी है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड जो पॉइंट कैटायन के लिए आया है वो है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सूडो क्या हो गया, सूडो को हम झूठा एक प्रकार से कहते हैं, झूठा, यानी कि नोबल गैस को एक प्रकार से उससे मिलता जुलता लेकिन होता नहीं है। ठीक है ना, जैसे अगर आप कांच की बात करते हैं, ग्लास जो होता है, ठीक, कांच, इसको आप स्यूडो सॉलिड कहते हैं, स्यूडो सॉलिड। अब क्यों बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड होता भी है। ठीक है ना, वो आपको अगर सॉलिड स्टेट जब कभी पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे, होता ही इसमें एक प्रकार से लगता सॉलिड है लेकिन इसको कंप्लीट सॉलिड नहीं कह सकते हम, इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। उसको आप देखते होंगे, अगर आप कभी ढंग से देखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ एक लिक्विड नेचर का भी ये होता है। वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप विंडो देखते होंगे, ये ग्लास है, अगर तो आप अगर 2-4 साल बाद कोई मकान बन रहा है, उसमें कांच की खिड़की लगी है, 2-4 साल बाद देखोगे आप तो इस साइड यानी कि नीचे की तरफ ये कांच कुछ मोटा सा नजर आता है। भाई अगर सॉलिड कंप्लीट सॉलिड होता तो कुछ अंतर आता? नहीं आता। क्या? क्योंकि ये जो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें लिक्विड भरा है और ये नीचे जम जाता है, वो फिर मोटा हो जाता है। ठीक है ना, तो स्यूडो, तो यानी कि एक प्रकार से, तो यहाँ पर भी यहाँ पर एक बात आ रखी है स्यूडो सॉलिड की, यानी कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात आती है तो आप क्या कह सकते हैं, NH2 और NP6, यही तो है नोबल गैस का। एंड नंबर ऑफ शेल, अगर हम नियोन की बात करें तो 2H2, N की जगह 2P6, यानी कि कितना हो गया, दूसरी सेल है ना, पहले ही नहीं है, उससे आगे तो ये तो होगा ही होगा, यानी कि 2, 2, 4 और 6, 10। तो ये जो है आउटर मोस्ट हम बात करें NH2 NP6, ये तो नहीं है। लेकिन सूडो की बात अगर कर रहे हैं, सूडो नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस तो आपको पता है कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडन। तो उसके लिए अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होता है, NH2 NP6 ND10, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी कैटायन का होता है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल किताबों पे भी दिया गया है। अगर हम कॉपर की बात करें, सिंपल कॉपर की, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉपर, क्योंकि परमाणु क्रमांक
एटॉमिक नंबर 29। अगर इसका एसपीडीएफ में कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p6 अब आप बोल रहे होंगे ऐसा कैसे, यहाँ पे 4s2 होना, वैसे जैसा हम कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं या फिर अगले वीडियो में आपसे जिक्र करेंगे, मेरे दूसरे वीडियो में जो यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन का होगा एसपीडीएफ में उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैसे अगर इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात होती तो कुछ इस तरह से होता 2 और 9 3 9। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेबिलिटी का चक्कर होता है कुछ, और यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो है आपका, देखो कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी नजर आने वाला है 3p6 4s1 3d10, तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। कुछ बुक में ऐसा भी दिखाया जाता है, वे नियम है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका हम जिक्र करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। n-1 डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, n-1 में होता है, फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वो चीज अलग आएगी। हम फिलहाल बात कर रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉन्फ़िगरेशन ये कब बनेगा, अगर हम कॉपर प्लस की बात करें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा, अगर देगा कॉपर प्लस तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 28। कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा वह कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे तो AR लिख लो, और आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 3s2 3p6 3d10। n की जगह यहाँ पे क्या ले लिया है 3, तो कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया है। तो ध्यान रखना, अगर कोई कैटायन इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसे हम कोई कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वह कोवेलेंट करैक्टर शो करता है। और ये आपको पता है ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल में भी वो ये 11वें ग्रुप का सदस्य है, यानी कि कॉपर सिल्वर और गोल्ड 29 47 और 70। अगर ये Cu प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे करके Cu प्लस बनाता है, क्योंकि एक ही ग्रुप का मेंबर है Ag प्लस और Au प्लस, तो ये चाहे आप याद कर लो कुछ ढंग से कर लो, ये जो जहां पर भी आपको दिखेंगे कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो आप समझ जाना ये वाले आयनिक कंपाउंड या इससे रिलेटेड जो आयनिक कंपाउंड है, तो इनमें कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा ज्यादा, ठीक है। इसी से बगल में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर कॉपर के बाद एक दूसरा जो 12th का ग्रुप का होता है जिंक कैडमियम और मरकरी, इसके एटॉमिक नंबर 30, इसके हम चर्चा करते हैं। ये इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरह से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दे करके, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनको दे करके अगर 2+ कॉन्फ़िगरेशन या 2+ आयन की बात करता है, तो इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन निकल करके 3s2 3p6 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और ये जो मेंबर हैं यानी जिंक कैडमियम मरकरी, इनमें भी इनकी तरह क्या होता है कोवेलेंट करैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर इसने समझाने की कोशिश की है कैटायंस के लिए। जहां तक एनायंस की बात है, तो एनायंस के लिए भी दो चीजें सामने आती है। एनायंस के लिए क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैटायन एनायन, एनायन के हमने 3 बातें सामने रखी है, कैटायन की सॉरी एनायन की 2 बातें। नंबर 1 साइज ऑफ एनायन, ध्यान रखना एनायन का जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होंगे, यानी कि पोलराइजेशन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना वहां पर कैटायन के लिए साइज कम था, एनायन का जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा पोलराइजेशन होगा, ठीक है ना, मतलब उतना ज्यादा, और कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा ज्यादा होगा। दूसरी जो यहां पे बात आती है, यहां पर चार्ज ऑफ एनायन
यहां पर भी बात चार्ज की जहां तक आती है तो जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पे उतना ज्यादा क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। दो चीजें यहाँ पे नोबल गैस का नहीं है, तो ये इसकी विशेषता है जो हजांस ने बताई है। इस आधार पर हम बहुत कुछ इसका कर सकते हैं। मैंने अपने पहले लेक्चर में भी, अब आपको मैंने ये तीनों चैलेंज इसकी जो इसने जो समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे हमने भी इसको समझने की कोशिश की है और इस प्रकार से यह क्या नोबल गैस जो हजांस रूल है ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसने क्या बताया है, जो जनरल समराइजेशन है इसका, इसने आयनिक जो बॉन्ड होते हैं जो उनका जो कंपैरिजन होता है उनमें से किसके पास ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो बताने की कोशिश करें। सपोज दैट हमारे पास, मैंने पहले भी जिक्र किया था, अगर LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है और हमें पूछा गया है कि बताइए इनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, तो आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल तो सब जगह क्लोराइड क्लोरीन है और यहाँ पे मेटल डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं साइज की, तो साइज आपको पता है क्योंकि प्रत्येक जो नीचे हमारा जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं प्रत्येक में एक एक जो कोश है सेल है उसकी वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो सेल में वृद्धि होगी, यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज में भी क्या होगी वृद्धि होगी। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका होगा। अगर इसका साइज, इसके कैटायन की साइज कर की बात करें तो इसका कम। और मैंने कहा है कोवेलेंट कैरेक्टर को पहला पॉइंट कैटायन का जो था आपको पता होगा, या फिर वीडियो आप रिवर्स करके देख सकते हैं कि जितना छोटा कैटायन का साइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन अगर इसी से बनता है तो अगर ऐसी बात आती है, कैसी, आप वीडियो पॉज करके इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं खुद, क्योंकि हमने हजांस रूल के आधार पर समझा है। यहां पे देख रहे हैं आप जो कैटायन है वो सेम है, यानी कि इसके को जो कोवेलेंट कैरेक्टर जो डिसाइड करेगा वो एनायन करेगा। और आपको मैंने बताया था कि जितना ज्यादा साइज एनायन का होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का साइज ऑफ एनायन सबसे ज्यादा है, इसलिए NaI सबसे ज्यादा कोवेलेंट इन नेचर होगा, NaF सबसे ज्यादा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर ऐसा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और आपको पूछा गया इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, देखो उल्टा मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पूछ रहा हूं, आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा हूं। तो आयनिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आप तुरंत हजांस रूल में आ जाओगे। यहां पर क्लोराइड सेम है, सब जगह नॉन मेटल सेम है, डिफरेंस केवल इतने में है। आपको पता है एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप के नीचे से जाने में कोष की वृद्धि होती है, साइज में वृद्धि होगी। सबसे छोटा कैटायन इसका है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है। अगर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है तो सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर इसका होगा, और सबसे कम अगर इसका होगा तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसका, यानी उल्टा। अगर हमने आयनिक कैरेक्टर पूछा है तो यहाँ, ठीक है। आपको कुछ इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें बताइए, क्या बता सकता है कि इनमें बताइए सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आज भी समझ लीजिएगा, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं
उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं बोल रहा है, वो यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको तुरंत माइंड चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, आयनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा ये। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के आधार पर भी आ सकता है। आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जब कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि सबसे कम वाटर सॉल्युबल कौन होगा, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल सबसे कम वाटर सॉल्युबल कौन सा है, BeCl2। तो आज आपने समझा, हमने पहले समझा कोवेलेंट बॉन्ड कैसा फॉर्मेशन होता है, उसका हमने एग्जाम्पल समझा। उसके आधार पर हमने जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म्स आया था उसको समझने की कोशिश की। कुछ मैंने आपको साइज ऑफ कैटायन एनायंस और उनका ऑर्डर भी बताया। उसके बाद हमने फजांस रूल को समझाया, और फजांस रूल के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि इनका जो ऑर्डर होता है कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर का, किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, वो हमने समझने की कोशिश की। इससे रिलेटेड जो कंप्लीट जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको हम अपने, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक लेक्चर में इसके क्वेश्चन कर दे दूंगा। अगले वीडियो के इंतजार में, तब तक के लिए थैंक यू।